प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 11वीं वीडियो है। 10वीं कक्षा की बाकी सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो उसमें हमने √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे प्रूफ की जाती है हमने प्रूफ कर रखा है, बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपको √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना आता है तो आप √5 भी आसानी से कर लोगे। तो हम एक बार आपको कहेंगे कि वो वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। अब हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है और हमें पता है कि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम विरोधोक्त विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम संख्या को उल्टा मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है अपरिमेय, हम मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय मान तो लिया है, लेकिन अब इसका काम भी है ना कि ये परिमेय संख्याओं के रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करे। आइए देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं तो हम √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है, तो P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको भी लिख लिया। जहाँ पे P और Q क्या है? P और Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और Q ≠ 0। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस चीज़ का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा, = में इधर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये √5 से a स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल 5 बचेगा। 5 इसका जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो P²/Q²। अब इस Q को हम LHS में ट्रांसफ़र कर देंगे। 5 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा Q² = P²। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे। इस प्रमेय के अंतर्गत P² का जब हमने गुणनखंड किया है तो दो संख्याएं प्राप्त हुई है, एक 5 प्राप्त हुआ है, एक Q² प्राप्त हुआ है। तो ये प्रमेय कहती है कि P² के गुणनखंड में जब 5 प्राप्त हुआ है तो P का यदि गुणनखंड करेंगे तब भी 5 प्राप्त होगा। एक संख्या 5 तो जरूर होगी, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगी ये हमको नहीं पता। तो दूसरी संख्या को हम M मान ले, A मान ले, P मान ले, X मान ले, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान लेते हैं। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे यहाँ पे लिखते हैं कि प्रमेय 1.2 के प्रयोग से। अगर आपको इस प्रमेय के बारे में सीखना है 1.2 को, तब भी आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो उसमें ये वीडियो मिलेगी। 1.2 के प्रयोग। अब इसका प्रयोग करने पे हमको पता चल गया है कि P के गुणनखंड में 5 तो आएगा, 5 आएगा। अगली संख्या कौन सी आएगी? हम M मान के चलते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि आप अच्छे से समझ सको, एक हम संख्या लेते हैं, मानते हैं 50। अब 50 का गुणनखंड हमको पता है कि इसके गुणनखंड में एक संख्या 2 तो आएगी, लेकिन अगली संख्या नहीं पता क्या आएगी। अगली संख्या को हम M मान लेते हैं। बाद में जब 2 से इस 50 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अब हमको पता चल गया है कि M का मान कितना है? 25। तो 2 × 25 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम P के गुणनखंड में क्या मानते हैं, जानते हैं कि 5 तो आएगी, तो हम अगली संख्या नहीं जानते तो उसको हम M मान के चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि P के गुणनखंड में एक संख्या पाँच है। अब जब P के गुणनखंड में एक संख्या 5 है, ये हमने प्रमेय 1.2 से सिद्ध कर लिया है, तो P का गुणनखंड करते हैं।
p का गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या 5 हमने लिख लिया, अगली संख्या नहीं पता तो हमने आपको बताया कि m मान लेना है, mn आपकी इच्छा है क्या मानना है। तो इसको समझ गए, यहाँ पे p का हमने गुणनखंड कर लिया है और इसके गुणनखंड में हमें पता है कौन कौन सी संख्या है, 5 हैं और m है। अब ये जो मान मिला है p का, इसे हमें समीकरण 1 में रखना है। अब आप पूछोगे कि सर समीकरण 1 कहाँ है, तो ऊपर कहीं पे भी हम समीकरण 1 मान लें जिसमें p होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने ज़्यादा सॉल्व किया तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें p का मान रखते हैं तो उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं 5 × q² = p²। ये समीकरण 1 है, ज्यों का त्यों हमने उतार लिया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 × q² ज्यों का त्यों इधर LHS का रहेगा = में। अब इस p² के स्थान पे हम p का मान रखेंगे। मान रखने के बाद ये 5 × m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 5 × q² ज्यों का त्यों इधर आया और इधर 5 का स्क्वायर इंटू m हो गया। अब इस 5 से इसका स्क्वायर कट जाएगा, q² = 5 × m, ये समझ गया m², सॉरी q² का गुणनखंड यहाँ पे मिल गया है। क्या मिला है, अरे नीचे का पेज नहीं है, चलो एडम ने कर दिया। तो अब आप देख रहे हो कि q² का भी हमने यहाँ पे गुणनखंड किया, क्या मिला है 5 × m²। अब यहाँ पे प्रमेय 1.2 का हम फिर प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रमेय 1.2 के प्रयोग से। इस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि q² के गुणनखंड में जब 5 है तो q का भी जब गुणनखंड करेंगे तो 5 संख्या जरूर आ जाएगी। तो हम आगे लिख देते हैं कि q के गुणनखंड में 5 है। अब रूट 5 को परिमेय संख्या प्रूफ करने का समय आ गया है, क्योंकि यदि आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही रूट 5 को परिमेय संख्या माना था। तो परिमेय संख्या के रूप में हमने रूट 5 को p/q के रूप में लिख दिया। अब p और q क्या थे, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में अगर आपको प्राप्त हो तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, यानी जैसे कि 2 और 3, ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में सहअभाज्य संख्या हैं। आगे अगर ले लें तो 15 और 28, ठीक है। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 5 × 3 आया, इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 × 2 × 2 आएगा। तो इन दोनों के गुणनखंड में कोई संख्या उभयनिष्ठ है, कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये 15 और 28 क्या हो गए, एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या हो गए। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही क्या मान लिया था कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या हैं। अब जब सहअभाज्य संख्या है तो आप में ये बताओ p के गुणनखंड में संख्या क्या है, 5 है, यहाँ पे दिख भी रहा है, और यहाँ पे q के गुणनखंड में भी संख्या क्या है, 5 है। आपको विरोधाभास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो हमने लिख दिया है कि p और q सहअभाज्य हैं, यानी कि इनके गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो p के गुणनखंड में भी 5 मिल गई और q के गुणनखंड में भी 5 मिल गई, यानी कि जो 5 है ये इन दोनों के गुणनखंड में है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या p और q है ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, नॉट इक्वल टू सहअभाज्य, ठीक है। जब सहअभाज्य नहीं है तो p/q जो है ये परिमेय भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो हमने मान के चला था ना p/q परिमेय है, तो ये p/q एक परिमेय भी नहीं है। तो p/q के इक्वल टू में क्या है, रूट 5 है। अच्छा, इस तरफ रूट 5 है, चलो इस तरफ रूट 5 है, आगे p/q है, ठीक है। तो जब p/q एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसे प्रूफ किया, क्योंकि इसने परिमेय संख्या के नियमों का पालन ही नहीं किया, इसको पालन करना चाहिए था। अब जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो अब इसके लिए कौन सा रास्ता बचता है। देखो इसके पास दो घर थे, एक परिमेय संख्याओं का घर था, दूसरा अपरिमेय संख्याओं का घर था। अब इसको हम पहले परिमेय संख्याओं के घर में ले गए, लेकिन इसने क्या किया, ये ज़्यादा चालाक बनना था, इस घर के सारे नियम कानून भूल गए, अपनी ही करने लगा। तो परिमेय संख्याओं के घर से इसको निकाल दिया गया। अब इसके पास बचा क्या,
आखिरी घर तो यही बचा है ना, कौन सा, अपरिमेय संख्याओं का। समझ गया, ये थोड़ा फनी वे में हमने आपको बताया। बाकी अब आप जान गए हो कि √5 एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2-4 लाइनें हिंदी में लिखनी है, लिखने के बाद हम आपसे मिलते हैं। प्रिय छात्रों, हिंदी में हमें जो कुछ भी लिखना था हमने बाकायदा लिख दिया है। एक बार आपको समझा भी देते हैं कि लिखा क्या है। यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने देखा कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः P/Q परिमेय नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना के विरुद्ध √5 एक अपरिमेय संख्या है। या ये लिख सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आपके जो कुछ भी समझ में आया है आप वो लिख देना, बशर्ते आपने जो कुछ भी लिखा है वो उसका मतलब टीचर समझ जाए। समझ में आ गया आपको कि √5 को अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करते हैं? यदि समझ में आ गया है तो यार बहुत अच्छी बात है, वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और आगे की सभी वीडियो चेक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।